गांव के एक कोने में लक्ष्य और उसकी अंधी बहन माधवी अपने माता पिता के बनाए हुए एक छोटे से घर में रहते थे, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। अंदर एक चारपाई में माधवी बैठी हुई थी, जो जन्म से ही इस दुनिया को देख नहीं पाई थी। उसका भाई लक्ष्य चिंतित अवस्था में कमरे में इधर उधर टहल रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रहे थे। भैया, तुम फिर से चिंता में बैठे हो? शायद ये चिंता भी मेरे ही लिए है ना भैया? इतना चिंता मत करो। भगवान ने जैसा रखा है मैं उसी में खुश हूँ। तू खुश है, पर मैं नहीं हूं बहना। तुझे इस अंधेरे से निकालना चाहता हूं। तेरा भी हक है इस दुनिया को देखने का। देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती भैया। मैं सब महसूस कर सकती हूँ। तुम्हारी आवाज, गांव की हलचल, हवा की सरसराहट, यही मेरी दुनिया है। माधवी की बात सुन के लक्ष्य थोड़ा भावुक हो गया। गांव में रहने वाले गरीब किसानों की तरह ही वे भी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ गरीबी से नहीं, माधवी के अंधकार से भी थी। लक्ष्य और माधवी के माता पिता बचपन में ही किसी बीमारी के कारण चल बसे थे। तब से लक्ष्य ही अपनी बहन का सहारा था। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, लेकिन जो कुछ भी कमाता वह 2 वक्त की रोटी के लिए ही मुश्किल से काफी होता। गांव में हर कोई जानता था कि लक्ष्य और माधवी कितनी मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आता था। लोग हमदर्दी दिखाते, पर कोई सच में साथ नहीं देता। एक दिन गांव के वैद्य ने लक्ष्य से कहा था कि अगर माधवी की आंखों का इलाज सही समय पर हो जाए तो शायद वह देख सके, लेकिन इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, जो लक्ष्य के पास नहीं थे। उफ, ये पैसा, सब कुछ इसी से तय होता है। अगर ये नहीं होता है तो गरीब आदमी के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता। लक्ष्य ये सब सोच ही रहा था कि तभी गांव का एक आदमी लक्ष्य और माधवी का हालचाल पूछने के लिए उनके घर आया, और उसने लक्ष्य को चिंतित अवस्था में देख उससे पूछा, अरे लक्ष्य बेटा, तुम बड़े चिंतित लग रहे हो, क्या हुआ बेटा? अरे क्या बताओ काका, भाई रोज की पैसों की टंगी और ऊपर से मुझ पर बहन की भी जिम्मेदारी है। और तो और मुझे मेरी बहन की आंखों के भी इलाज करवाना है, ताकि मेरी बहन औरों की तरह दुनिया को देख पाए। बेटा, मैंने तुझे और तेरी बहन को बचपन से देखा है। तुम दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष झेला है। अगर मेरे बस में कुछ होता तो मैं भी तेरे लिए कुछ करता, लेकिन क्या करूं बेटा, मैं भी मजदूरी करने वाला आदमी हूं। लेकिन हाँ, मैं तुझे एक सुझाव जरूर दे सकता हूं। सुझाव? कैसी सुझाव काका? बेटा, मैं चाहता तो नहीं हूं कि तू कर्ज तले दब जाए, लेकिन तेरे परिस्थितियों को देख के मुझे यही लगता है कि तू हमारे गांव की राय साहब से अपनी बहन की इलाज के लिए कुछ पैसे उधारी में ले ले। हाँ काका, आप बात तो सही कह रहे हो। मैं भी अभी यही सोच रहा था। लेकिन बेटा, तू एक बार अच्छे से सोच लेना, क्योंकि राय साहब आदमी कुछ ठीक नहीं है। मुझे पता है काका, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। आप चिंता मत करो, मैं मेहनत मजदूरी करके उनसे लिए हुआ पैसा सही समय पर उनको चुका दूंगा। थोड़े समय बाद जब अंधेरा हो जाता है, तब लक्ष्य राय साहब के हवेली में जाने के लिए तैयार होता है, और तभी माधवी लक्ष्य से पूछते हुए बोली, भैया, तुम कहीं पर जा रहे हो क्या? हाँ बहन, मैं राय साहब के हवेली जा रहा हूँ, उनसे कुछ मदद मांगने। कैसी मदद भैया, और क्यों जा रहे हो उनके पास? तुमको तो पता है ना, वो बड़े लोग हैं और वे किसी की भी इतनी आसानी से मदद नहीं करते। अरे बहन, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। तू बस घर के अंदर ही रहना। अभी शाम का समय है, तू मेरे आने का इंतजार करना। ठीक है ना मेरी प्यारी बहन? ये बोल के लक्ष्य घर से निकल जाता है। रात का समय था। लक्ष्य ने माधवी को घर पर छोड़कर अकेला ही राय साहब की हवेली की ओर चल पड़ा। गांव से थोड़ा दूर बनी
वह हवेली किसी किले से कम नहीं थी। ऊंची दीवारें, बड़ा सा लोहे का दरवाजा, रंग बिरंगी खिड़कियां और अंदर चमकती लालटेनें। लक्ष्य ने कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद राय साहब का नौकर मुकुंद बाहर आया। उसने लक्ष्य को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कड़वे स्वर में बोला, अरे लक्ष्य, तू इतनी रात को क्या चाहिए तुझे? मुझे राय साहब से मिलना है भाई। वाह, तू बोले और मैं तुझे मिलने दूं? राय साहब गरीबों से मिलने के लिए इतनी रात तक नहीं जागते। अभी तू जा यहां से, कल सुबह आना, अभी उनका आराम का समय है। लक्ष्य को लगा कि उसका आखिरी सहारा भी टूट गया। उसने एक बार फिर गिड़गिड़ाकर कहा, कृपा करके उनसे कह दो, यह बहुत जरूरी है। मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। मैं बहुत उम्मीद लगाकर आया हूं। मुकुंद ने उसकी आंखों में झांका, शायद उसकी सच्चाई को परख रहा था। फिर उसने घर के अंदर जाकर राय साहब को सूचना दी। कुछ ही देर में हवेली के बरामदे से भारी आवाज गूंजी। कौन है? कौन इतनी रात को मिलने आया है? मैं हूं मालिक, मैं लक्ष्य। आपसे मिलने आया था मालिक। ओह, तू है? आखिर तू भी हमारे दर पर आ ही गया। चल ठीक है, अंदर आ, मुकुंद से अंदर ले आ। लक्ष्य का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया, जहां उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राय साहब की हवेली में प्रवेश करते ही लक्ष्य की आंखों के सामने एक अलग ही दुनिया खुल गई। संगमरमर से सजी फर्श, लटकती हुई झूमर, बहुत सारे लाइटें, भारी लकड़ी की कुर्सियां, यह सब उसके लिए नया था। लेकिन यहां आकर उसका आत्मविश्वास कम होने लगा था। उसने कभी भी इतने बड़े घर में प्रवेश नहीं किया था। सामने बैठे राय साहब ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तो लक्ष्य, इतनी रात गए हमारे दर पर आने की क्या जरूरत पड़ गई तुझे? लक्ष्य ने घुटकर एक गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां आपस में भींच गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। सरकार, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरी बहन। हाँ, सब जानते हैं तेरी बहन अंधी है। तो अब क्या हुआ? लक्ष्य के होंठ कांपे, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को रोक लिया। वैद्य जी ने कहा है कि अगर सही इलाज हो तो वह देख सकती है। मैं चाहता हूं कि हम तुझे बिना किसी गारंटी के पैसे दे दें। जी सरकार, मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हूं। खेतों में मजदूरी करूंगा, चाहे जितने साल लगे, लेकिन कृपया मेरी बहन के इलाज के लिए मदद कर दीजिए। राय साहब ने उसकी तरफ देखा और उसको घूरने लगे, और फिर कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुरा के बोला, ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त है और तुझे वो माननी ही पड़ेगी। लक्ष्य का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो घबराई हुई आवाज में बोला, शर्त? कैसी शर्त सरकार? राय साहब ने अपनी कुर्सी से उठकर उन्होंने कमरे में टहलते हुए कहा, हमारे पास खेतों की देखभाल के लिए एक आदमी की जरूरत है, लेकिन यह काम आसान नहीं। तुझे देखभाल के साथ खेतों में दिन रात काम भी करनी होगी। और हाँ, जब तक हमारा कर्ज पूरा नहीं होगा, तब तक तू इस गांव से बाहर भी नहीं जा सकेगा। लक्ष्य के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसने मानो खुद को एक जाल में बांध दिया था, अपनी बहन के लिए। मैं मानता हूं सरकार, आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। बहुत बढ़िया, कल से ही काम पर लग जा। और हाँ, तुझे जो पैसे चाहिए वे अभी नहीं मिलेंगे। पहले तुझे हमारी वफादारी साबित करनी होगी और तब जाके मैं तुझे पैसे दे दूंगा। लक्ष्य का मन थोड़ा भारी हो गया। उसने सोचा था कि आज ही उसे अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे मिल जाएंगे, लेकिन यहां से भी उसे बस पैसे मिलने का वादा ही मिला। वह भारी कदमों से बाहर निकला। रात गहरी हो चुकी थी।
लक्ष्य जैसे ही अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि माधवी दरवाजे पर बैठी थी और उसका अंधेरे में इंतजार कर रही थी। भैया, तुम आ गए क्या? कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लक्ष्य ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अंदर चला गया और दुखी मन से चारपाई में बैठ गया। माधवी उसकी आहट से समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। उसने धीरे धीरे लक्ष्य के पास जाकर उससे बोलती है कि भैया, तुम ऐसे चुपचाप क्यों हो? तुम उदास हो क्या भैया? लक्ष्य बहुत उदास था। माधवी की बात सुन के लक्ष्य दुखी होकर उसकी तरफ देखा और साहस भरी आवाज से बोला, नहीं रे पगली, मैं उदास नहीं हूं। तेरे होते हुए मैं कभी भला उदास हो सकता हूं क्या? तू तो मेरा माँ की तरह ख्याल रखती है। मत छुपाओ मुझसे भैया। बताओ, राय साहब ने क्या कहा? मुझे पता है जरूर उस राय साहब ने तुमसे कुछ उल्टे सीधे शर्त रखी होगी, है ना भैया? लक्ष्य चुप रहा। उसने अपनी बहन की तरफ देखा और धीरे से नमी भरी आवाज में बोला, उन्होंने कहा कि पहले मुझे उनके खेतों में सालों तक काम करना होगा, तभी मुझे पैसे मिलेंगे। माधवी का दिल धक से रह गया। उसने घबराकर लक्ष्य से कहा, क्या भैया तुमने उनकी शर्त मान ली? और कोई चारा भी तो नहीं था। मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना, नहीं तो मैं किस बात का तेरा भाई हूं बता। लक्ष्य से ये सुनने के बाद माधवी की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो ये सुन के बहुत ज्यादा भावुक हो गई और वो दुखी आवाज में बोली, तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी भैया। मेरी तकलीफ कम करने के लिए तुम खुद तकलीफ उठाओगे? मैं नहीं चाहती ऐसा। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? है ही कौन मेरे जिंदगी में तुम्हारे सिवा? लक्ष्य की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, मैं तुझे अंधेरे में नहीं रहने दूंगा बहना। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। बस मुझे तुम्हारी आंखों का इलाज करवाना है। माधवी चुप हो गई। उसे पता था कि लक्ष्य को रोकना अब नामुमकिन था। ये सब बात करने के बाद थोड़े समय में लक्ष्य खाना बनाने जाता है और कुछ समय बाद लक्ष्य और उसकी अंधी बहन ने खाना खाया और फिर लक्ष्य ने अपनी बहन को चारपाई पे सुलाकर वो जमीन में ही चद्दर डाल के सो गया। अगली सुबह जब गांव के लोग अपने खेतों की ओर जा रहे थे, तब लक्ष्य भी राय साहब के खेतों में हाजिरी देने पहुंच गया। सूरज की पहली किरण के साथ ही उसकी जिंदगी का सबसे कठिन अध्याय शुरू हो चुका था। वह राय साहब के खेतों में सबसे पहले पहुंचा। उसके साथ काम करने वाले मजदूर उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वह नया शिकार हो जिसे अब शोषण की चक्की में पीसा जाना था। थोड़े समय बाद राय साहब खेत में आया। उसकी नजरें लक्ष्य पर पड़ी तो उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो लक्ष्य कैसा लग रहा है मेरे खेतों में काम करके? पुराने मजदूरों से घुल मिल तो गए हो ना? लक्ष्य ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि यहाँ जुबान चलाने से अच्छा था चुपचाप काम में ध्यान देना। सुना है तू बड़ा मेहनती है, लेकिन हमारे खेत में सिर्फ मेहनत नहीं, वफादारी भी चाहिए। जो आदमी यहाँ आया सबने अपनी वफादारी साबित की है, और जिसने भी अपनी वफादारी साबित की है ना, मैंने सबको माला माल कर दिया है। लक्ष्य ने कोई जवाब नहीं दिया। राय साहब ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा और फिर हाथ के इशारे से खेत के पुराने मजदूर बलराम को बुलाया। अरे बलराम, इसको काम समझा दो, और हाँ, अगर गलती करे तो इसे बताने की जरूरत नहीं, बस इसे थोड़ा मजा सखा देना। बलराम मुस्कुराया। वह वर्षों से राय साहब के खेतों में काम कर रहा था, लेकिन उसकी हालत किसी बंधुआ मजदूर से कम नहीं थी। राय साहब के जाने के बाद उसने लक्ष्य को पास बुलाया और धीरे से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी लड़के। यहाँ से निकलना अब आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। अब तुम्हें दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
लक्ष्य ने उसकी बात अनसुनी कर दी और फिर से काम में लग गया। इधर माधवी जब घर में अकेली थी तब उसने आंगन में किसी की आवाज सुनी और बाहर आई तो 2 आदमी उसे घर में अकेली देख उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगे। अरे तुम अंधी जरूर हो, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो। चलो हम विवाह कर ले। हाँ भाई, तुम दोनों साथ में अच्छे लगोगे। माधवी उन दोनों की आवाज सुन के डर जाती है और भाग के घर की ओर जाने की कोशिश में गिर जाती है और उसके सिर में चोट लग जाती है। सूरज चढ़ता गया और यहां लक्ष्य अपने दोनों हाथों से मिट्टी खोदता रहा। कुदाल की धार उसकी हथेलियों को छीलने लगी थी, लेकिन वह रुका नहीं। खेत में काम करने वाले अन्य मजदूरों के चेहरों पर थकान थी, लेकिन लक्ष्य की आंखों में कुछ और था। एक आग, एक जुनून। वह यहां किसी मजबूरी में नहीं था, बल्कि अपनी बहन के लिए लड़ने आया था। कुछ समय बाद लगातार काम करने की वजह से उसकी पीठ दर्द से झुकने लगी थी और ये देख बलराम ने उसे इशारे से बुलाया। सुना है राय साहब तुम्हें जल्दी पैसे नहीं देंगे, फिर भी तुम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे मेहनत ही करनी पड़ेगी। शायद राय साहब मेरी मेहनत और मेरी मेहनत से हुई उनके मुनाफे को देख मुझे जल्दी पैसे ही दे दे। बलराम कुछ कहने ही वाला था कि अचानक गांव की ओर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वह घबराया हुआ था। लक्ष्य जल्दी चलो, तुम्हारी बहन। अरे अरे भाई, धीरे धीरे बताओ क्या हुआ है। तुम जल्दी चलो, तुम्हारी बहन को चोट आई है, जल्दी आओ। लक्ष्य के दिल की धड़कन रुक गई। उसने सीधे घर की ओर दौड़ लगाया और उसके पीछे पीछे बलराम भी दौड़ पड़ा। गांव के लोगों की उसके घर के सामने भीड़ जमा थी और झोपड़ी के बाहर माधवी बेहोशी की हालत में थी। उसके सिर से खून बह रहा था और कुछ गांव वाले उसे एक कुर्सी में बिठाकर रखे हुए थे, लेकिन बेहोशी की हालत में भी माधवी की दोनों आंखें खुली हुई थी, मानो वो अपने भाई का राह देख रही हो। अरे बहन, यह क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बहन को? अरे बहन, उठ ना, देख तेरा भाई आया है। क्या हुआ तुझे बहन? तभी भीड़ में से किसी ने कहा, लक्ष्य भाई, मुझे पता है ये सब किसने किया। ये सब राय साहब के 2 पालतू नौकरों ने किया है। वे 2 तुम्हारे बहन को छेड़ रहे थे और तुम्हारी बहन उन लोगों की आवाज सुन के घर की ओर भागी और गिर गई और फिर उसको सिर में चोट लग गई। अरे तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? क्या तुम में थोड़ी भी इंसानियत नहीं बची है? मुझे माफ कर दो लक्ष्य, मैं कुछ नहीं कर पाया। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन क्या करूं? मैं ठहरा गरीब मजदूर, मैं कैसे उन बड़े लोगों के खिलाफ जा सकता हूं? लक्ष्य का खून खौल उठा। उसने माधवी को अपनी गोद में उठाया और वैद्य जी के घर की ओर दौड़ा। माधवी दर्द से कराह रही थी। लक्ष्य को लग रहा था कि अब वह खुद को संभाल नहीं पाएगा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके मन में अपनी बहन को खोने का डर सता रहा था। लक्ष्य की गोद में बेचारी माधवी लाचार हालत में पड़ी हुई थी और उसका सिर से खून निकल रहा था। वैद्य जी के घर तक पहुंचते पहुंचते लक्ष्य का दिल दहशत से कांपने लगा। वह नहीं जानता था कि उसकी बहन बच पाएगी या नहीं, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। गांव के कुछ लोग भी उसके पीछे पीछे दौड़ आए। वैद्य जी ने माधवी को देखा और तुरंत अंदर ले गए। लक्ष्य बाहर खड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद वैद्य जी बाहर आए। घबराओ मत लक्ष्य, चोट गहरी जरूर है, लेकिन जान को कोई खतरा नहीं है। हाँ, उसे कुछ दिनों तक बहुत आराम की जरूरत होगी। ये सुन के लक्ष्य ने राहत की सांस ली
लेकिन उसका मन अब भी अशांत था। यह हादसा जानबूझकर हुआ था। राय साहब के आदमियों ने उसकी बहन को चोट पहुंचाई थी, इसलिए लक्ष्य बहुत गुस्सा था। लक्ष्य माधवी को वैद्य जी के वहां से अपने घर लाया और माधवी को चारपाई पे सुला दिया और पूरा दिन उसके पास ही रहा और उसका देखभाल किया। अगले दिन लक्ष्य गांव के चौपाल पर गया, जहां राय साहब गांव के कुछ लोगों के साथ बैठे थे। गांव के लोग सहमे हुए थे, लेकिन लक्ष्य के भीतर अब डर नहीं था। लक्ष्य ने गुस्से में राय साहब से बोला, राय साहब, ये सब आपने कराया है ना? राय साहब ने लक्ष्य की बात को हंसते हुए टालकर बोला, अरे ये क्या कह रहा है तू? लड़के, तुम्हारी बहन की हालत देखकर दुख हुआ, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष? मैंने थोड़ी ना अपने आदमियों को तुम्हारी बहन के पास भेजा था, और वैसे भी तेरी बहन अंधी है, उसे गलतफहमी हो गई थी। मेरे आदमी तो वहां कुछ काम से गया था। तू ऐसे किसी पर भी गलत इल्जाम मत लगा। लक्ष्य ने मुट्ठी भींच ली। उसे पता था कि राय साहब इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। गांव के लोग चुपचाप सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। गांव वालों, क्या तुम लोगों में अब इंसानियत बची ही नहीं? क्या तुम पूरी जिंदगी इन अमीरों से डरते ही रहोगे? अगर मेरी बहन की जगह तुम लोगों के बहन बीबी के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या करते तुम लोग? लक्ष्य की ऐसी हिम्मत भरी बातें सुन के वहां खड़ा बलराम आगे आके बोलता है, लक्ष्य बिल्कुल सही बोल रहा है। कब तक हम इस घमंडी इंसान के नीचे दबे रहेंगे? अब बहुत हो गया इसका। बलराम के मुंह से ये सुन के राय साहब का नौकर मुकुंद बोला, अबे ओ बलराम, नमक हराम, तू क्या मालिक का एहसान भूल गया जो इनके ही खिलाफ बोल रहा है? अबे कैसा एहसान? थोड़े से उधारी के नाम पे तो गांव के सब मजदूरों को निचोड़ निचोड़ के मारता है ये आदमी। जितना इसने मुझे उधारी दी है ना, उससे कई ज्यादा इसको मजदूरी करके दी है मैंने। राय साहब, बहुत हो गया आपकी मनमानी। अगर मेरे पे बात आती तो चुप रहता, लेकिन आपके आदमियों ने मेरी बेचारी अंधी बहन को नुकसान पहुंचाई है। अब मैं बिल्कुल भी शांत नहीं रहूंगा। जल्दी से जल्दी आपके 2 आदमी मेरे हवाले कर दो, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्य और बलराम की बातें सुन के वहां बैठे और 2 मजदूर उनका साथ देने लगे। राय साहब और उसका नौकर ये देख के डर गए और वह दोनों वहां से जल्दी जल्दी घर निकल गए। कुछ देर बाद गांव के बहुत से लोग राय साहब के हवेली पहुंचे और गांव का मुखिया, जो राय साहब के दौलत के आगे झुक के चल रहे थे, वो भी गांव वालों का साथ पाके उसके घर पहुंच गया। राय साहब ने बाहर हो रहे चोर शराबों को सुन के डरते हुए अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, ये मेरे आदमियों ने क्या कर दिया? मैंने उन लोगों को बहुत छूट दे के रखा था, इसलिए अब उनके कर्म मुझे पे ही भारी पड़ रहा है। तुम ही कुछ बोलो, अब क्या करूं मैं? आपने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। क्या जरूरत थी उस अंधी को नुकसान पहुंचाने की? मैंने थोड़ी कुछ किया था, वो तो मेरे 2 निकम्मे नौकर थे। अब जो भी है, आपके पास अभी गांव वालों से माफी मांगने और उन दोनों नौकरों को उनके हवाले करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ये सब बात करके राय साहब हवेली के बाहर आया और गांव वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन 2 नौकरों के पास भी ले गए, जो कि राय साहब के गोदाम में छुपा हुआ था। कुछ समय बाद पंचायत में मुखिया ने उन तीनों को सजा सुनाई। राय साहब को गांव के सब मजदूरों के कर्जा माफ करने को आदेश दिया और उसके 2 नौकरों को गांव के बीचों बीच मुंह काला करके गधे पर घुमाया। ये सब होने के बाद लक्ष्य घर आया और अपनी अंधी बहन के पास बैठ गया। बहन, तेरी तबीयत अब कैसी है? तुझे थोड़ा आराम तो मिल रहा है ना? हाँ भैया, तुम चिंता मत करो, मेरी तबीयत अब ठीक हो रही है। बस सर में और आंखों में थोड़ी सी दर्द है। बहन, मैंने और गांव वालों ने मिलकर तेरे गुनहगारों को सही सजा दिलवाई है। हाँ भैया, तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे और साहसी भैया हो। तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? ऐसा मत बोल, तू ही तो मेरा सब कुछ है।
तेरे लिए मैं कुछ भी करूंगा। यही सब बात करके लक्ष्य अपनी बहन के साथ खाना खाके उसको चारपाई पे सुलाकर उसकी बगल में ही जमीन में सो गया, ताकि रात को उसकी बहन को कोई भी तकलीफ न हो। अगली सुबह लक्ष्य अपनी बहन से बोलता है, बहन, मैं थोड़ा बाहर काम करने जा रहा हूँ। इन दिनों घर में राशन भी कम हो गया है और मुझे तेरी दवाइयाँ भी लानी होगी। तू अपना ख्याल रखना। मैं शाम होने से पहले आ जाऊंगा। ये बोल के लक्ष्य काम पर चला जाता है। माधवी घर पर अकेली थी। वो जब चारपाई में बैठी हुई थी तो उसे अचानक अपने आंखों में जलन महसूस हुई और उससे वो जलन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी आंखें इतना क्यों जलने लगी हैं? ऐसे ही थोड़ी देर दर्द से करहाने के बाद उसको थोड़ी थोड़ी धुंधलेपन के साथ उसको दिखाई देने लगता है। शाम को जब लक्ष्य घर आता है तो लक्ष्य देखता है कि उसकी बहन उसका बाहर इंतजार कर रही थी। अरे बहन, तू यहाँ बाहर क्या कर रही है? मैंने तुझे आराम करने के लिए बोला था ना। भैया, मैं जन्म से आज तक कुछ नहीं देख पाई थी, लेकिन आज मुझे तुम्हारा चेहरा देख के ऐसा लगा कि मैंने साक्षात भगवान को देख लिया। भैया, लक्ष्य माधवी के मुंह से ये सब सुन के चौंक गया और बहुत ज्यादा भावुक हो गया और भगवान को सोचते हुए बोला, हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। आज आपने मुझे अपनी जीवन की सब खुशियां दे दी हैं। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए इस जीवन में। हाँ भैया, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। देखो भैया, देखो, मैं ठीक हो गई। हाँ बहन, तू ठीक हो गई। तू ठीक हो गई बहन। अब तू भी सबकी तरह इस दुनिया को देख पाएगी। ये सब बात करके दोनों भाई बहन अपने माता पिता के तस्वीरों के आगे प्रणाम किया और साथ में मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा किया और ऐसे ही दोनों आने वाले दिनों को खुशियों से बीताने लगे।